हाय एवरीवन। आई एम शोभित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। जैसा कि आप फिर से वही बात कि चैप्टर का नाम जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। आगे बात करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों की बात कर लेते हैं जो कि हमने क्लास नाइन्थ में डील की थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें क्लास नाइन्थ में पढ़ाई जाती है और काफ़ी ठीक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाती है वो है एलिमेंट्स। आई होप आप सबको एलिमेंट्स याद हैं। मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन एंड सो एंड सो फोर्थ। है ना। मुझे उम्मीद है आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको एलिमेंट्स के नाम याद नहीं हैं तो प्लीज़ डू रिवाइज देम। है ना, याद कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प रहे। आप नहीं करेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी और किसी को प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। दूसरी चीज़ जो हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट है क्या क्या, कि हम बात करेंगे कि एटम क्या होता है बेसिकली। ओके। साथ ही साथ हम बात करने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ओके। अब ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है। और जो बातें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो और क्या क्या है। एक तो है भाई एलिमेंट का ही दूसरा फेस, या दूसरा कह सकते हैं कि जिसे हम जानते हैं कंपाउंड के नाम से। ठीक है भाई। तो ये कुछ चार शब्दों के बारे में हमें बात करनी है कि बेसिकली है क्या ये। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स के लिए मैं आपको चाहूँगा कि पहले एक बार आप एलिमेंट देख लीजिए कि एलिमेंट्स किन किन एलिमेंट्स की हमें बात करनी है। ओके। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो अब पहली बात तो ये कि इन्हें एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। इन्हें एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है या अभी तक जो भी चीज़ें हमारे अराउंड एग्जिस्ट करती हैं और हमें पता है वो सभी कुछ इन्हीं सब से मिलके बनी है, और इसीलिए हम लोग इन्हें एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इज इट ओके? आई होप इतना समझ आए। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। ओके। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सबसे पहले तो ये सब कुछ याद करना है, और एक साथ याद मत करिएगा, पाँच पाँच करके करिएगा और एक हफ्ते में आपको याद हो जाएंगे। सो इट्स नॉट समथिंग अबाउट कि भाई बहुत प्रॉब्लम होने जा रही है। पाँच पाँच करके याद करेंगे हो जाएगा। अगर आप ये याद कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपको रिएक्शंस याद नहीं करेंगी करनी पड़ेंगी। ओके। तो जैसे कि मान के चलिए मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई आम खरीद के ले आओ। अब मैंने जब आपसे कहा कि आम खरीद के ले आओ, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि
तो चलिए आगे बात करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था कि अगर मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ तो बेसिकली उस एलिमेंट के कितने एटम्स लिए जाएंगे मुझे ये बताना पड़ेगा। इसीलिए एलिमेंट और एटम शब्द में फ़र्क है। एटम बेसिकली उस चीज़ की तरह है जैसे कि आम था, और एटम बिल्कुल उस चीज़ की तरह है कि आम के कितने पीस लेने हैं। तो बेसिकली अब आपको ये पता है कि क्या लेना है और कितना लेना है बेसिकली। तो जब भी हम ये बात करेंगे कि क्या लेना है तो हम क्या कहने जा रहे हैं, एलिमेंट्स कहने जा रहे हैं। और मुझे उस एलिमेंट के कितने पार्टिकल चाहिए तो उस चीज़ के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, एटम। तो बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एटम और एलिमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो एलिमेंट बेसिकली वो चीज़ है, और एटम जो है वो बेसिकली उस चीज़ को कितना लेना है उसकी वो एक तरीके से यूनिट कह सकते हैं आप। इज इट ओके? ओके, तो चलिए आगे बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भाई मैं कुछ नहीं, सिंपल सी एक चीज़ लेता हूँ कि मैंने आपसे अभी बात की कि हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, हम लोग लेने जा रहे हैं लेट्स से कोई एलिमेंट, लेट्स से बात करते हैं ऑक्सीजन। अब मैंने ऑक्सीजन के 5 एटम अगर लिए हैं तो इस बात का क्या मतलब है कि जो चीज़ थी वो ऑक्सीजन थी और उसके कितने एटम लिए गए हैं, उसके 5 एटम लिए गए हैं। आई होप दिस इज ओके। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन लेता और मैं आपसे बोलता कि हाइड्रोजन के कितने एटम लिए गए हैं, तो आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कब मुझे एलिमेंट वर्ड यूज करना है और कब मुझे एटम वर्ड यूज करना है ना भाई? चलिए और कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। अगले जो वर्ड्स थे हम लोग जिनकी बात करने वाले थे वो क्या क्या हैं अगले वर्ड? वो वर्ड्स हैं आपके मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। जैसे कि अभी आपको पहले वाले दोनों क्लियर होंगे, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये वर्ड ओके होगा, ये वर्ड ओके होगा। ये दो वर्ड ओके हैं कि एटम कब यूज करना और एलिमेंट कब यूज करना। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो मान के चलिए कि अब मैंने आपसे एक ऐसे कंपाउंड, एक ऐसी चीज़ की बात की है, लेट्स से वाटर की, ठीक है। अब जो H2O है उस H2O की खास बात क्या है? अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं पहली बात तो। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2 एलिमेंट्स हैं। अब वो 2 एलिमेंट्स क्या-क्या हैं? एक तो है आपका हाइड्रोजन, और दूसरा एटम आपको क्या एलिमेंट क्या देखने को मिल रहा है आपको? ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस जगह पे नोटिस करेंगे और मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, यानी कि बेसिकली कितनी हाइड्रोजन लिया गया है, तो वो यूनिट बताने के लिए। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर? 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। तो बेसिकली अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो H2O है उसमें बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उसमें 2 एलिमेंट है, एक तो है हाइड्रोजन आपका और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। इज इट ओके? तो ये जो 2 एलिमेंट हैं इसके अंदर, किसके अंदर? H2O नाम की चीज के अंदर। उसके जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो एलिमेंट्स के एटम्स भी तो होंगे कुछ, जैसे कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन के इस केस में आपको कितने एटम देखने को मिल रहे हैं? 2 एटम। और ऑक्सीजन का आपको देखने को मिल रहा है 1। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं यानी कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड, वो कैसे डिफाइंड है? वो कुछ ऐसे डिफाइंड हैं कि जब हम बेसिकली ये बात करते हैं कि भाई अगर मान लो किसी जगह पर एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है, क्या एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है? एक से ज़्यादा एलिमेंट आ गया तो आपको बिना सोचे समझे क्या बोल देना है उसे? कंपाउंड बोल देना है। ठीक है भाई, उसे क्या बोल देना है आपको? कंपाउंड बोल देना है। मतलब कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन 1 एलिमेंट। ठीक है भाई, तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट हो तो मैं उसे क्या कहने जा रहा हूँ? मैं उसे कंपाउंड कहने जा रहा हूँ। लेकिन उसी जगह अगर मैं बात करूँ कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोर देन, एक मिनट भाई, मोर देन 1 एटम। ओके भाई, जब एक से ज़्यादा एटम होंगे किसी भी जगह पर तो मैं उसे क्या कहने जा रहा हूँ? मॉलिक्यूल। और किसी जगह पर अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ? उसे कंपाउंड कहने जा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? बताइए। ओके भाई, थोड़ा और बात करते हैं। तो
आई होप आपको ये मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ठीक से। एक पिक्चर मैंने पेस्ट किया है जिसमें एक तरफ आपको क्या दिखाई देगा, मॉलिक्यूल लिखा हुआ और एक तरफ कंपाउंड लिखा हुआ। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे कि आप जो देखेंगे, जो रेड वाली बॉल है वो दोनों एक जैसी हैं। मतलब ये वाला जो केस है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो केस है इसमें आपको बेसिकली दोनों जो बॉल हैं, यानी कि ये पहली वाली बॉल और ये दूसरी वाली बॉल, ये जो दोनों बॉल हैं वो आपको एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर ये दो दो चीज़ें जो मिली हैं आपस में वो एक जैसी चीज़ें हैं। अब ये बॉल क्या है? बेसिकली इन्हीं बॉल को हम लोग क्या कह देते हैं? एटम कह देते हैं इन्हीं बॉल्स को। तो उसमें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको कि यही जो बॉलें हैं वो मेरे लिए क्या मानी जाती हैं? मैं उन्हें कहता हूँ मॉलिक्यूल। इज इट ओके? ओके, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बेसिकली दो लाल कलर की बॉल मिली हैं, मैं इनको क्या कहने जा रहा हूँ? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्यों कहने जा रहा हूँ? क्योंकि इस जो भी ये चीज़ है इसमें एक से ज़्यादा एटम है। अब वो दोनों एटम जो हैं वो बेसिकली एक ही जैसे हैं। मुझे उससे क्या करना? मैंने क्या बोला कि मैं मॉलिक्यूल कब कहूँगा किसी भी चीज़ को? मैं मॉलिक्यूल तब कहूँगा किसी भी चीज़ को जब उसमें क्या हो? एक से ज़्यादा एटम हो। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे सेकंड वाली पिक्चर में इस जगह पर, तो आपको एक से ज़्यादा एटम देखने को मिल रहे हैं। मैं आँख बंद करके क्या बोलने जा रहा हूँ इसको? मॉलिक्यूल बोलने जा रहा हूँ। उसी तरफ आप दूसरी साइड देखिए। यहाँ पर आप देखें कि एक तो भाई रेड बॉल है, दूसरी ये बॉल है और तीसरी ये बॉल है। तो बेसिकली कुल मिला के यहाँ क्या बात चल रही है? यहाँ बोल रहा है कि भाई देखो एक तो लाल रंग की बॉल है, दो सफ़ेद रंग की बॉल है। यानी कि ये जो भी चीज़ है उसमें दो तरीके की चीज़ें आ रही हैं, एक तो लाल वाली चीज़ और एक सफ़ेद वाली चीज़। अब ये जो बॉलें हैं बेसिकली ये हैं आपके पार्टिकल्स, या मैं यूँ कहूँ एटम्स बेसिकली। तो अगर आप इस एक चीज़ की बात करें तो उसमें एक लाल बॉल है और दो सफ़ेद बॉल हैं। यानी कि एक लाल वाला एटम रिप्रेजेंट कर रहा है और दो सफ़ेद वाली बॉल जो है वो अलग एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम हैं। जी हाँ, यहाँ पर टोटल कितने एटम हैं? यहाँ पर 3 एटम हैं। यहाँ कितने एटम हैं? यहाँ भाई आपके 2 ही एटम आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ के 2 एटम और वहाँ के 3 एटम में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? यहाँ जो दोनों एटम आए हैं वो बेसिकली एक ही टाइप के एटम हैं दोनों। लेकिन उसी जगह अगर आप यहाँ देखेंगे दूसरे वाले केस में, तो यहाँ जो तीनों एटम आए हैं वो बेसिकली अलग-अलग टाइप के एटम। मतलब एक एटम एक तरीके का है, 2 एटम एक तरीके के हैं। तो जब किसी भी जगह पर एक से ज़्यादा एटम देखने को मिलेंगे, तो मैं कहने जा रहा हूँ कि वो चीज़ मेरे लिए क्या है? मॉलिक्यूल। तो ये जो लाल वाली दोनों बॉल हैं वो भी मेरे लिए मॉलिक्यूल है और जो दूसरी वाली चीज़ है वो भी मेरे लिए मॉलिक्यूल है। लेकिन फिर उसके आगे कंपाउंड क्यों लिखा है उसके ऊपर? कंपाउंड इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट है। मतलब एक लाल वाली चीज़, एक सफ़ेद वाली, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी जब। अब एक्चुअल में जो व्हाइट वाली चीज़ें हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो रेड वाली हैं वो ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप के एलिमेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है ना, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट होने पर मैं उसे क्या कहता हूँ? मैं उसे कंपाउंड कह देता हूँ। और उस कंपाउंड में मैंने जब देखा तो एक से ज़्यादा एटम है, तो साथ-साथ में मैं इसे और क्या कहने जा रहा हूँ? मॉलिक्यूल कहने जा रहा हूँ। तो जब भी हम मॉलिक्यूल कहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसे एटम हो, अलग-अलग भी हो सकते हैं। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक से ज़्यादा एटम होने चाहिए, चाहे वो एक ही एलिमेंट के हों, 2 अलग-अलग एलिमेंट के हों, 3 अलग-अलग एलिमेंट के हों, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट कहीं पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं उसे एलिमेंट ना कहकर मैं उसे क्या कहूँगा? कंपाउंड कहूँगा। लेकिन आप जब फर्स्ट वाले केस में देखेंगे, तो ये वाला जो केस है आपका फर्स्ट वाला, इस वाले केस में आपको ये वाला और ये वाला दोनों जो एटम है वो एक ही उसके हैं एलिमेंट के। तो ये आपके लिए बेसिकली मॉलिक्यूल होगा और मॉलिक्यूल किसका होगा? एक ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट का बेसिकली। क्या ये बात समझ रहे हैं? ये बेसिकली यहाँ पर जो एलिमेंट है वो बेसिकली एक ही है और एक ही एलिमेंट के 2 अलग-अलग एटम्स ले लिए। और सेकंड वाले केस में क्या चल रहा है? वहाँ पर जो आपके पास चीज़ें हैं वो क्या हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और आपने उन दोनों को मिला के जो बनता है बेसिकली वो लिया हुआ है। आई होप मेरी तरफ से आपको ये पिक्चर क्लियर होगी कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो मॉलिक्यूल इज समथिंग कि जहाँ पर एक से ज़्यादा एटम हो, कंपाउंड जहाँ पर एक से ज़्यादा क्या हो? एलिमेंट हो। तो जहाँ भी एक से ज़्यादा एलिमेंट देखने को मिलेंगे मैं उसे सीधे क्या बोलूँगा भाई? कंपाउंड। और जहाँ भी एक से ज़्यादा एटम देखने को मिलेगा मैं उसे क्या बोलूँगा? मॉलिक्यूल।
मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा और। अगली कुछ चीज़ें जो है बात करती हैं, वो बात करती हैं हमारे एटम के स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एटम के स्ट्रक्चर को। तो जैसा कि आप सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स में कौन घूम रहा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बना रहा हूँ, पर हाँ, और ऐसे ही बाहर होती हैं। तो बेसिकली ऐसा ऐसा कुछ आप पढ़कर आए हुए हैं पिछली क्लास में, यानी कि 9th क्लास में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इमेज की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा पूरा क्लियर अच्छे से। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में है वो उसे हम लोग क्या कहते थे, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में हमें दो टाइप की चीज़ें देखने को मिलती थी, क्या क्या, एक है न्यूट्रॉन और एक है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल चार्ज, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होने जा रहा, मैं उसे क्या कहूँगा, न्यूट्रॉन। और जिस भी चीज़ के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं उसे क्या नाम देने जा रहा हूँ, प्रोटॉन का नाम देने जा रहा हूँ। और ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली, उसमें दोनों टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, न्यूट्रॉन भी देखने को मिलता है और प्रोटॉन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला स्टेप, ये जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड यानी कि उसके चारों तरफ क्या बने हुए हैं, कुछ शेल्स बने हुए हैं, जिन शेल्स को हम लोग ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स या शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज की बात करने जा रहे हैं, प्रोटॉन का मतलब है कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करने जा रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है आपको, बताइए प्लीज। ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एटम है कैसा दिखता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं, और जो न्यूक्लियस है सेंटर में, उसमें दो टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और जो साइड में बेसिकली शेल्स या ऑर्बिट्स हैं, उनमें कौन रोटेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। आई होप इस इमेज से आपको चीज़ें क्लियर हों, ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। श्योर भाई, ओके, चलिए थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुझे समझ आया कि कुछ चीज़ें जो अच्छे से मुझे समझ आ चुकी हैं अब, वो क्या क्या है। एक तो एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, उसके अलावा मुझे समझ आया कि भाई मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। साथ ही साथ मैंने अभी समझा कि एटम कैसा दिखता है ना। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी जो लास्ट क्लास हम लोगों ने की थी, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ बात करने की कोशिश की थी, और जो हमने बातें करने की कोशिश की थी उसमें से कुछ बात ये थी कि फिज़िकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। और आई होप आपको वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, बहुत ईज़ी बात की थी हम लोगों ने। उसके बाद हमने देखा था कि बेसिकली फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क होता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ों की बात कर रहे थे, जिससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि कुछ और बातें हम लोग करें। ठीक है, जिसमें से क्या है, सबसे पहले तो कि केमिकल रिएक्शन। ओके, तो जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा होता है, कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मिलेगी और कुछ नया टाइप का बनाती है बेसिकली। तो मतलब कुछ किसी चीज़ से मिलेगा और कुछ अलग चीज़ बनेगी।
प्लस ये चीज़ और ये चीज़ तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होने वाली हैं? अलग होने वाली हैं। तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो चीज़ मिल रही है, यानी कि ये और ये जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रिएक्टेंट्स का नाम दे देते हैं। जब भी हम इनको बोलेंगे तो क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। इसको जो बन रहा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है भाई? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ जब हम इस एरो को बनाते हैं, तो ये एरो जो है वो हमें ये डिपिक्ट करता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ से कहाँ हो रही है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है आरएचएस वाली साइड से एलएचएस की तरफ जा रही हो चीज़ें, इससे टूट के ये दोनों चीज़ें बन रही हैं। पर ऐसा नहीं है, ये एरो हमें बता रहा है कि ये जो दो चीज़ें मिली हैं, ये जो दो रिएक्टेंट्स मिले हैं, उनसे ये बना है। तो बेसिकली रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बनता है, और जो मिलते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और जो एरो है वो मुझे बताता है कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होने जा रही है। ठीक है? तो ये करने से पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ें और समझते हैं कुछ, और वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि भाई ठीक है, मतलब अभी हम समझने जा रहे हैं कि भाई केमिकल जो रिएक्शन होती है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो दुनिया की, तो उसमें क्या क्या रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो ये सीखें अब कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है? हम लोग सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में, जो कि बहुत ईज़ी तरीका होता है। जैसे कि मान के चलिए, आप सबको पता होगा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो शेल्स होते हैं, वो शेल्स 4 होते हैं। पहला होता है के शेल, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम एंड देन एन शेल। ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि जो के शेल है उसके एन की वैल्यू 1 होती है, एल के लिए 2, एम के लिए 3 एंड एन के लिए 4। ऐसा ऐसा कहा जाता है। अब क्या है कि जैसे कि अब मुझे ये पता करना हो कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। भाई एक एटम है, उस एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और सेंटर में न्यूक्लियस से उसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं यानी कि शेल्स हैं। तो मैं ये पता करना चाह रहा था कि बेसिकली किस शेल या किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने जा रहे हैं। मुझे ऐसी सब बातें करनी है। अब जब मुझे ऐसा कुछ समझना है, तो उसके लिए मुझे ये समझना होगा कि भाई किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो सिंपल सा फंडा होता है, एक रूल होता है 2n², जो कि आप 9th क्लास में पढ़कर आएंगे, और n की वैल्यू आपके पास है। जैसे कि अगर मुझे बात करनी हो कि के शेल में कितने आएंगे, तो 2n² फॉर्मूला लगाऊंगा। अब n की वैल्यू के शेल के लिए क्या होती है? 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? 2। ऐसे ही मैं एल शेल के लिए लगाऊंगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि एल शेल के लिए n की वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आने जा रहा है? 8 आने जा रहा है। ऐसे ही मैं एम शेल के लिए बात करूँ, तो एम शेल के लिए क्या होने जा रहा है? 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर। तो बेसिकली एम की वैल्यू मेरे लिए क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। ऐसे ही मैं बात करने जा रहा हूँ एन के लिए, तो 2 इंटू 4 की पावर 2, यानी कि 16 इंटू 2, यानी कि 32 हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब क्या क्या आ चुका है भाई? मेरे पास ये आ चुका है कि जो के शेल है, उस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल में कितने आते हैं? 18। और एन शेल में क्या आते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? आई होप सो। ओके, चलिए भाई अगली आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे जो बात है वो ये है कि सॉरी फॉर दिस, मैं आगे से थोड़ा सा रखूँगा क्लीन अप करके चीज़ों को। ओके, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो अब जैसे मान के चलिए, अभी अभी हमने क्या बात की है? हमने ये बात की कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो के शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल शेल में 8 हैं, एम में 18 और एन में 32 है। ऐसा ऐसा होता है। अगला चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अगला हम ये समझने वाले हैं कि भाई मान के चलिए कि अगर मेरे पास एक लेट्स से
एलिमेंट है कोई भी, तो उससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं भाई, कि हर जो एलिमेंट होता है, या फिर मैं यूँ कहूँ हर जो शेल होता है, हर शेल की अपनी एक स्टेबल स्टेट होती है। यानी कि जो के शेल है वो कहेगा या तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन दो, या मुझे फिर 0 देना भाई। एल शेल कहता है कि देखो कोशिश तो करना 8 की, 8 नहीं कर पा रहे तो मैं 0 ही रखूँगा अपने पास। एम शेल कहता है कि मैं 18 रख तो रहा हूँ, पर 8 दे दोगे तो भी ओके है, और वरना 0 दे दोगे तो और भी ठीक है। और एन की बात हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम ऐसे एलिमेंट्स पे नहीं जा रहे हैं जहाँ ये सब होता है। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि हमने देखा कि के शेल में आने तो 2 चाहिए, लेकिन 2 के अलावा भी जो उसकी स्टेबल स्टेट है, यानी कि जब वो स्टेबल रहेगा, तो वो क्या है कि जब एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। पर आप समझ रहे हैं कि किसी एटम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना होना कितना स्कैरी हो सकता है। पर हाँ, ऐसे हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है ये, पर हाँ, कोई एक एलिमेंट है जो ये काम करके देता है। उसी के साथ आप देखिए एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कहता है अगर 0 कर दोगे तो और ठीक है, वरना 8 तो करनी है। एम शेल क्या कहता है? 18 होने चाहिए, 18 होने चाहिए मेरे पास, नहीं है तो फिर आप 8 कर दो या 0 कर दो, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ में। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सबको याद होगा कि जो एटॉमिक नंबर आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, एटॉमिक नंबर को उन लोगों ने डिफाइन किया था कि इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि अगर मुझे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, इसका मतलब मुझे ये पता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। अब प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? प्रोटॉन्स भाई आप देखिए कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है भाई, ओके। अब जनरली ऐसा होता है, जनरली मैं कह रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है कि जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, लगभग उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। यानी कि अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे आपके लेवल पर एटॉमिक नंबर पता लग गया, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या मिल चुका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। ठीक है भाई, सॉरी एक मिनट दीजिएगा प्लीज़। ओके, एक मिनट प्लीज़। चलिए, तो मैं कह रहा था कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 17 होता है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका मतलब है कि क्लोरीन के एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 17। अब मैंने कहा जितने प्रोटॉन्स होते हैं जनरली आपके केस पे या आपके लेवल पर मैं कह सकता हूँ कि उतने ही क्या देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि मुझे उस चीज़ के क्या मिल चुके हैं, कि उस चीज़ में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने जा रहे हैं, 17। यानी कि जो क्लोरीन का एक एटम होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन ये 17 इलेक्ट्रॉन्स क्या किसी एक शेल में होंगे, बिल्कुल नहीं। अभी अभी हम देख कर आए हैं कि आइडली के शेल में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल में कितने होने चाहिए, 18, और एन शेल में 32। लेकिन इसके अलावा भी हमने स्टेबल स्टेट्स देखी कि अगर 8 नहीं रख पा रहे हो तो 0 रखो, एम में 18 नहीं रख पा रहे हो तो 8 रखो, 8 भी नहीं रख पा रहे हो तो 0 फिर तो होना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि आई होप ये क्लियर है आपको कि क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 17 है, इसलिए उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 क्यों होंगे? क्योंकि भाई अब सिंपल सा फंडा है कि इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, सॉरी आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके,
तो और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई एटम जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही तो क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको ओके होगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे ये वाली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि क्लोरीन के पास अभी मुझे पता चल चुका है कि कितने एटम, क्लोरीन के एक एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने जा रहे हैं, 17 होने जा रहे हैं। अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है कि जो के शेल है वो तो कह रहा है कि भाई मुझे 2 दे दो, एल शेल ने कहा कि मुझे 8 दे दो, क्योंकि उसकी वही लिमिट है। आइडली क्या होने चाहिए, के में 2 होने चाहिए, एल में 8 होने चाहिए और एम में 18 होने चाहिए। ठीक है, 18 नहीं है एम में तो बोलेगा 8, 8 नहीं है तो 0। तो एम शेल में कितने आने जा रहे हैं, अब आप देखो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 में से 2 तो चले गए, 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, के शेल में चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए एल शेल में, तो बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ आई। अब क्योंकि एम शेल जो है उसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कहता है या तो 18 करो या 8 करो या 0 करो। अब आप मुझे बताइए कि अगर जो एम शेल है उसमें क्या क्या किया जा सकता है, या तो 18 या 8 या 0। लेकिन आप खुद सोचिए ना कि क्या करना ज़्यादा ईजी होगा, 7 से 8 बनाना ईजी होगा, क्योंकि 7 से अगर वो 0 बनाता है तो उसका मतलब है कि उसे 7 इलेक्ट्रॉन जो एम शेल के पास है उन्हें हटाना पड़ेगा, उन्हें लूज करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी खर्च होने जा रही है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या निकल कर आता है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो आप खुद सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना कहीं बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू कि भाई वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज़्यादा बेहतर बात होगी कि वो क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो इसलिए वो क्या करने जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अभी तक हमारा जो क्लोरीन है उसके पास इस वाली सिचुएशन में जो है वो कितने प्रोटॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो गया तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। यानी कि 17 प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज कितना है, 18। तो इसका मतलब है कि एक्सेस चार्ज कितना है, 1 माइनस। तो मैं कहूंगा इसलिए कि क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, 1 माइनस होगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, जितना आपको पढ़ाया गया प्लीज़ उतना पढ़िए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।